करेंगे, तो उसमें कुछ टॉपिक 11th के शुरू करेंगे जो रह गए, उसके बाद 12th का शुरू, यानी ये मान के चलो कि इस वीक के बाद में 12th स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो बच्चे 11th के टॉपिक है करवा देंगे आपको 12th। नेक्स्ट हमारे पास में केपलर्स लॉज। ये जो केपलर्स लॉज है ये सिर्फ सोलर सिस्टम के लिए है। सोलर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इसमें हम लोग तीन तरह की मतलब 3 लॉज हैं। देयर आर 3 लॉज। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसको कहा गया है। लॉ ऑफ ऑर्बिट में ये कहता है लॉ कि ऑल प्लैनेट्स around this sun revolve in elliptical path. All planets around the sun revolve in elliptical paths. ठीक है, and sun is at one of foci. वन ऑफ फोकाई। तो दरअसल इलिप्स इस तरह से है और इसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, इट हैज 2 फोकस, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। ये अगर मैं कहूँ तो ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है। तो सन यहाँ कहीं है, एक ही फोकस पर सन है, क्योंकि ये S1 है ये S2 है, लेकिन सन एक ही जगह पर है। ठीक है, ये Y एक्सिस मान लेते हैं, ये X एक्सिस मान लेते हैं, और जो प्लैनेट है वो दरअसल ऐसे घूम रहे हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो ये पहले। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, हम लोग ने लिखा। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। पोजीशन
vector, position vector of planet with respect to sun sweeps out equal areas in equal interval of time. Position vector of planet with respect to sun sweeps out equal areas in equal intervals of time. मतलब क्या हुआ, ये एलिप्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सन यहाँ है। तो मान लो, क्योंकि मान लो प्लानेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे प्लानेट मान लो यहाँ कहीं है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। कुछ टाइम बाद प्लानेट यहाँ चला जाएगा, पहले यहाँ था प्लानेट, फिर यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ तक मान लो टाइम इसको लगा t1, तो ये एरिया इसने जो बनाया है वो मान लो a1 है। उसके बाद मान लो कोई भी जनरल पॉइंट मैंने फिर से ले लिया यहाँ, और यहाँ से यहाँ ये प्लानेट गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो टाइम लगा t2, और ये एरिया इसने जो बनाया वो है a2। तो ये कहता है कि इफ a1 इक्वल टू अगर a2 है, देन t1 इक्वल टू t2 डेफिनेटली है। ठीक है, यह इसका मतलब ये भी होता है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है, लेकिन अभी इतना ही आपको समझना है ना, क्योंकि इसको वैसे तो जब 12th में वापस इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये a1 इक्वल टू a2 कैसे आता है ये प्रूव हो जाता है। अभी तो आपको केवल लिखना ही इतना ही है, यानी इसको इसका मतलब होता है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट का मतलब हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। ये मतलब है एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT लिखा मैंने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। थर्ड केस है, थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स। स्क्वायर of the time period is
directly proportional to square of the time period is directly proportional to the cube of the semi-major axis. मतलब हुआ t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। ये हमारे पास में इलिप्स है जिसमें प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये प्लैनेट इसमें इस पाथ के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो सन यहाँ है, ये जो डिस्टेंस है ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये जो है यहाँ से ये सेमी माइनर एक्सिस है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये भी प्रूव हो जाता है। तो अभी तो इतना ही लिखना है आपको बोर्ड में। लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। तो देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, इनिशियल में ये भी था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इनिशियल में सीजीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था। पहले ये बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो सीजीएस था, तो सी का मतलब था सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस मतलब सेकंड। फिर था एफपीएस, एम केस भी होता है। एम केस यानी एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। यानी कहने का मतलब है कि जो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते थे, है ना, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एम के सिस्टम की बात किया तो वहाँ मीटर में लेंथ को, मास को किलोग्राम में और सेकंड और टाइम को सेकंड में। फिर था हमारे पास में एफ पी एस, जिसमें एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड यानी मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में और एस जो कि सेकंड में मेजर करते थे टाइम को। ठीक है, बाद में आया एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम, जो कि इन सब को हटा के यानी एम केस का ही एक तरह से वो एक्सटेंशन है। तो एसआई यूनिट सिस्टम।
ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, तो वो MCAS का ही वो एक्सटेंशन है दरअसल। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके मेंस में आएंगे, एडवांस में आएंगे, वो सारे SI सिस्टम से लेकर ही आएंगे। यानी मीटर को मतलब मास को, लेंथ को मीटर में, के को किलोग्राम में, एस को सेकंड में। तो ये हमारे पास में पहले अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे, अब एक ही सिस्टम इन्होंने बना दिया है, SI सिस्टम। ठीक, तो यहाँ हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज की भी बात करेंगे जो कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव होती है। तो पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है ना, लिख लो ये। लिख लिया? नहीं सर। हो गया सर। ठीक है, physical quantities, these are those quantities which describe the laws of physics। इनको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो रेशियो जिसको कहेंगे, इनका क्या होता है, सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन भी नहीं, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है ना, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है ना, हमारी बात में, या जो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये देखा भी आपने। दूसरा है स्केलर। स्केलर में क्या होता है, दरअसल मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, 10 kg मैंगो, 10 kg मैंगोस, तो आप देखो कि 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है यहाँ
यूनिट है। तो मास यानी 10 kg मैंगोज, तो ये मैग्नीट्यूड यानी जैसे मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है यूनिट भी है। तीसरा है वेक्टर। वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो पढ़ चुके हैं आप लोग इन सब के बारे में, ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देर एक मिनट, there are 7 fundamental physical quantities. So there are 7 fundamental quantities, ठीक है। तो 7 ही हमारे पास में क्या हो जाएगी, यूनिट्स भी हो जाएगी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी अपने को यहाँ से मिलेगी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो कौन कौन सी है, तो मैं टेबल बना देता हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी SI unit and symbol। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लेंथ। ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर, सिंबल इसका एम। फिर हमारे पास में मास, मास का है किलोग्राम। सिंबल है केजी।
थर्ड, टाइम क्या है, सेकंड, सिंबल है एस, फोर्थ, टेम्परेचर क्या है, केल्विन, यूनिट मतलब सिंबल के, केल्विन इसका यूनिट है ना। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर, सिंबल ए, ये लिख लो पहले। लिख लिया? यस सर। 6, luminous intensity, luminous intensity, इसका होता है कैंडेला, ठीक है, इसको लिखते हैं के सी डी, सिंबल ये है। सेवंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी हो गया मोल, और इसका सिंबल है ये, इसका ये सही यूनिट क्या है, मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सिंबल MOL। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में derived physical quantities and their units, यानी derived physical quantity का मतलब क्या हुआ, these are derived from the fundamental quantities, these are derived by the fundamental
फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, स्पीड। स्पीड का आप देखो कि इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या है, डेराइव्ड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड है, यानी ये डेराइव है। इसको डेराइव किया गया कहाँ से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, जैसे फोर्स या जैसे एक्सेलरेशन। तो इसका क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे आपने टॉर्क पढ़ा है, वर्क पढ़ा है। वर्क में क्या होता है, हाँ, तो वर्क में हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। 1 जूल इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, क्लियर है भाई? यस और नो? लिख लीजिए। ओके, लिख लिया। Yes, sir. Done. नेक्स्ट हमारे पास में, अच्छा, इन सब के अलावा दो और यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट। एक है प्लेन एंगल, इसकी एसआई यूनिट जो है होती है रेडियन। दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसकी एसआई यूनिट है स्टर रेडियन। इसका सिंबल रेडियन है, इसका एस आर है।
प्लेन एंगल क्या है, फिर सॉलिड एंगल क्या है। मेरे ख्याल से प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट तो पता होगा आपको। मालूम है प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट? हेलो, मालूम Yes, नहीं है sir. तो मैं बताऊं क्या मालूम है? सॉलिड एंगल का बता दूं फिर मैं आपको। सॉलिड एंगल का क्या देखो कॉन्सेप्ट। सॉलिड एंगल को जनरली हम लोग ऐसे ओमेगा, एक तरह से इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ओमेगा का मतलब साइन सबको पता होता है, लेकिन इसका सिंबल ये है। तो इसमें क्या करते हैं कि मान लो किसी भी शेप का ये क्लोज सरफेस है। क्या है? क्लोज सरफेस, ध्यान रखना है। क्लोज लूप नहीं है, क्लोज्ड सरफेस है। जैसे स्फीयर आप ले सकते हो, या सिलेंडर, होलो सिलेंडर आप ले सकते हो। ये क्लोज्ड सरफेस है। तो यहाँ आप देखो कि अगर इसके एरिया की बात करेंगे यहाँ, तो ये ऐसा एरिया अपने को मिलेगा यहाँ। तो ये क्या करते हैं, मान लो ये पॉइंट है यहाँ, इन सारे पॉइंट को इससे मिलाते हैं। तो ये ऐसा है दरअसल। ये मान लो हमारे पास में है, ये मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, बड़ी साइज में मैग्नीफाइड कर रहा हूँ मैं इसको इस तरह से। तो हर पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट इसका इससे मिला रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला जो 3 डायमेंशनल एंगल है, उसको मैं बोल रहा हूँ सॉलिड एंगल। यानी जो 3 डायमेंशनल एंगल मिलेगा, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ सॉलिड एंगल। तो यहाँ कैसे देखते हैं, दरअसल ये जो एंगल है ना, ये इसलिए मैंने थोड़ा इसको टिल्टेड लिया है। आप इसको इससे मिलाओ, है ना। तो इसको इससे, यानी एक तरह से ये ऐसा है। एक मिनट और बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, यानी ये जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, ये आर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? ये वाली जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस आर है। तो ये डिस्टेंस क्या है, लेकिन एक्चुअल में ये आर प्लस डी आर, एक तरह से क्या है, आर प्लस डी आर, लेकिन यहाँ तक ही लेना है अपने को आर। और ये टोटल लेंथ कितना, यानी अगर ये आर है तो ये आर प्लस डी आर है। हम लोग ये वाला देख रहे हैं, यानी ये जो मैंने बनाया है ये इसकी कह रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये वाला एरिया कंसिडर करते हैं। कौन सा वाला? ये वाला एरिया लेंगे। यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला एरिया डी ए डैश है मान लो, तो सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया है यहाँ, वो होगा डी ए डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या होगा? डी ए डैश बाई आर स्क्वायर। ये लिख लो पहले। और ये जो वाला एंगल, ये वाला जो एरिया है, इसको मैं ले रहा हूँ डी ए, और ये वाला एरिया है डी ए डैश। स्टार रेडियन है, एस आर इसका सिंबल है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा हमारे, इसलिए यहाँ बता देता हूँ मैं। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
हो गया। अब यहाँ देखिए, ये जो आर में ले रहा हूं इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आर में इस डायरेक्शन में आ रही है ना, लेकिन ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है डी ए, तो ये एंगल में ले रहा हूँ थीटा। ठीक है, एंगल क्या ले रहा हूँ? थीटा। हरी बात समझ में? तो अब यहाँ क्या होगा कि डी ए डैश, क्योंकि यहाँ ये हमारे पास में ये मैंने आर इधर है मान लो, क्योंकि है ना, और ये एरिया की डायरेक्शन ये है, ये डी ए डैश है, मतलब सॉरी डी ए की डायरेक्शन तो उधर हुई ना, क्योंकि एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसके डायरेक्शन पे। तो अब अपने को डी ए डैश और डी ए के बीच में एक रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो यहाँ से। मैं ये एंगल ले रहा हूँ है ना, तो यहाँ देखो ये हमारे पास में डी ए डैश है और ये ऊपर वाला जो है ये डी ए है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से इस पर ये एरिया की डायरेक्शन इधर है डी ए है ना। तो हमने देखा कि ये जो एंगल है ना यहाँ, यानी ये एंगल हमारे पास में थीटा है। ठीक, तो अब इन दोनों में रिलेशन की, अगर वो थीटा है तो देखो ये क्या होगा? थीटा होगा। अगर वो थीटा है तो यहाँ देखो ये वाला एंगल कितना है? ये 90 माइनस थीटा है। अगर 90 माइनस थीटा तो ये एंगल कितना है? देखो यहाँ ये थीटा है ना, इसका मतलब है डी ए डैश बाई डी ए इक्वल टू क्या आ गया? कॉस थीटा, है ना। समझ में आ रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया मैंने, तो डी ए डैश कितना आ गया हमारे पास में? डी ए कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब सॉलिड एंगल यहाँ हो गया डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इस केस में। ठीक है, अब अगर मैं, ये तो हुआ रैंडम सरफेस है, स्फेयर के केस में अगर आप जाते हो, स्फेयर के सेंटर से देखेंगे तो हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर ही तो है। तो अगर हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है तो यहाँ सॉलिड एंगल की आप बात करोगे तो डी ए एरिया आर की डायरेक्शन में ही है और ये आर है हमारे पास में, तो यानी सॉलिड एंगल यहाँ ये कितना आ जाएगा? डी ए बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम लोग पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है उसका पूरा सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी स्फेयर के केस में सॉलिड एंगल आता है 4 पाई। ये पॉइंट ध्यान रखना है स्फेयर के केस में, यानी किसी भी क्लोज सरफेस के केस में, लेकिन मैंने स्फेयर के केस में बता दिया है। वैसे तो किसी भी क्लोज सरफेस का जब आप पूरे सरफेस के लिए सॉलिड एंगल की बात करोगे वो हमेशा 4 पाई ही मिलेगा, पूरे क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो, है ना। लिख लो इसको। लिख लिया आप लोगों ने? 1 मिनट सर। सर डन। हो गया ना? नेक्स्ट हमारे पास में डायमेंशंस।
ठीक है, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Dimensions of physical quantities। मालूम है ये जो टॉपिक है ये मेंस और एडवांस के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो वापस से फिर पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को मैं आपको, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तब तक क्या होता है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट के बारे में पता चल जाता है बच्चों को, तो फिर से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो दरअसल द नेचर of a physical quantity, nature of a physical quantity is described, nature of physical quantity described by its dimensions। ठीक है, जो भी डायमेंशंस इसकी होगी उससे हम लोग उसका नेचर क्या उसके बारे में पता चल जाता है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल डायमेंशंस, उस वहीं से सब डिराइव करेंगे। तो देयर आर 7 fundamental, there are 7 fundamental dimensions। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ की बात करूं मैं, तो लेंथ की बात करेंगे तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग एल से, ये फंडामेंटल डायमेंशन है। फिर मास की बात करेंगे तो उसको एम से, टाइम की बात करेंगे तो टी से, फिर क्या था तीसरे नंबर पे हो गया, चौथे नंबर पे क्या था टेम्परेचर है ना, इसका किससे बात करेंगे केल्विन। फिर क्या था इलेक्ट्रिक करंट, ए से, मतलब डायमेंशंस को ऐसे लिखा जाता है, यानी लेंथ मतलब एल टू पावर 1, यानी डायमेंशन का मतलब ही बता दो डेफिनेशन क्या है उसकी, लिख लेते हैं। फिर क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन है सी डी। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOL। ठीक है, ये लिख लो, फिर बताता हूँ डायमेंशन मतलब क्या है। ये तो फंडामेंटल हो गया। ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशंस ये है, यानी अभी जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे लेंथ लिया तो L टू पावर 1 है, मास लिया तो M टू पावर 1 है, टाइम लिया तो T टू पावर 1 है। ठीक है, टेम्परेचर लिया तो K टू पावर 1 है, इलेक्ट्रिक करंट लिया तो A टू पावर 1 है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिया तो CD टू पावर 1 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया तो मोल टू पावर 1 है। यानी लेंथ, इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है लेंथ में वो 1 है, मास का भी डायमेंशन क्या है 1 है, टाइम का भी क्या है 1 है, टेम्परेचर का भी क्या है 1 है, इलेक्ट्रिक करंट का भी क्या है 1 है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी क्या है 1 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या है 1 है।
लिख लिया? यस सर। अब डायमेंशंस क्या, देखो द डायमेंशंस the dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental और बेस क्वांटिटीज इनको बोलते हैं. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज dimensions of physical quantity are the powers to which the base or fundamental quantities are raised to represent that physical quantity. जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं. डायमेंशंस ऑफ मास डेंसिटी क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ मास डेंसिटी, तो हमें मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो यानी मास मतलब केजी अपॉन मीटर क्यूब. तो यहाँ इसका जो डायमेंशंस है यानी डेंसिटी का, यानी जो डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं बात करूंगा तो यहाँ लिखूंगा एम की जगह केजी की मतलब एम, और ये एल टू पावर -3 है ना, ये मतलब, या टी टू पावर भी ले सकता हूँ मैं. तो अगर मान लो मैं सिर्फ मैकेनिक्स की बात करूंगा तो एम, एल और टी में डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी बात करेंगे तो क्या हो गया देखो. तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास कितना है? 1 है. तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास is 1. Dimension of density, मास डेंसिटी की बात करो क्योंकि सरफेस चार्ज मतलब मास पर वॉल्यूम तो है ही, लेकिन चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ मास डेंसिटी इसलिए लिख दिया. मास पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ. तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास क्या है? 1. डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन लेंथ क्या है? -3. क्लियर है? ये मतलब है यहाँ. भाई यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर. और बेस क्वांटिटीज हैं, are raised to represent that physical quantity. और टाइम की बात करेंगे तो क्या है? 0 है.
डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टाइम क्या है? 0। यानी इसका मतलब वो 0 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर किस बात पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ केजी पर, यानी मास और लेंथ पर, यानी टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की डेंसिटी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, ये मतलब हुआ। तो उसका नेचर यहां से पता चलता है कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है डेंसिटीज की। हो गया सर। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक तरह से इसका एक क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया। यानी इसको ऐसे डिनोट करते हैं, क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब एक एक्सप्रेशन है जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट हो रहा है वो जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ डायमेंशंस के काफी सारे यूज हैं, है ना। तो डायमेंशंस अगर हमें पता है तो हम लोग मालूम है कोई अगर फॉर्मूला अपने को दिया है तो करेक्ट है कि नहीं है वो हम लोग उसको देख सकते हैं। या कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी मान लो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, या एक नया फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में ये हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी जो डायमेंशंस के बारे में हमने जाना है उसका किस तरह से हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, एक तरह से उसको कैसे यूज करके नया फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले को वो करेक्ट है कि नहीं है वो बता सकते हैं, है ना। इसके बारे में बात, या कन्वर्जन भी कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में यूजेस ऑफ डायमेंशंस, या डायमेंशनल एनालिसिस इसको बोलते हैं। तो पहला है it is used to check the correctness of a physical equation. It is used to check the correctness of a physical equation. जैसे हमारे पास में ये इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होगी तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि टाइम को लेंथ के साथ ऐड कर दो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। इसलिए तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यूटी भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन ये करेक्ट है कि नहीं। तो हमें एस का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, तो क्या हो जाएगा, एस मतलब लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहा तो एल। ठीक है, उसी तरह यूटी का देख लो आप, तो यूटी का क्या देखोगे, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड मतलब एम तो होगा ही नहीं इसके अंदर, तो एल टी टू पावर -1,
है ना, और टी का टी, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, एल आ रहा है। उसी तरह आप इसका देख लो। तो अच्छा, हाफ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटी स्क्वायर का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका क्या हो गया, टी स्क्वायर यानी एल। इसका मतलब ये करेक्ट है ना, ये क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है, ये मैच कर गया इसमें। इस तरह से करेक्टनेस देखते हैं। ओके, बात सुनना है। यस दूसरा है, इसमें हम लोग नया फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, डिड्यूस दी लिख लिया आप लोगों ने? कल भी क्लास है ना? हाँ सर, कल है। चलिए ठीक है, कल भी है तो उसके बाद भी है क्या? नहीं सर। नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ टाइम पीरियड ऑफ a simple pendulum depends upon the length of the simple pendulum and gravitational acceleration. लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है, मालूम है, ये इस फॉर्मूले को डेराइव नहीं कर सकता, इससे आप इस फॉर्मूले को डेराइव नहीं कर सकते हो, या कोई जैसे टिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन दिया है उसको डेराइव नहीं कर सकते, यानी जैसे a sin ओमेगा t माइनस kx होता है, इसको आप नहीं डेराइव कर सकते हो इससे। यानी फिजिकल क्वांटिटीज किस में होना चाहिए, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन होगी, तभी आप डेराइव कर सकते हो। दूसरा, आप अगर फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा है, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा अगर वो फॉर्मूला बन रहा है,
तब भी आप डेराइव नहीं कर सकते हो। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज का ही आप डेराइव कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो भी नहीं कर सकते हो, इनवर्स फंक्शन है तो भी नहीं कर सकते हो। आगे बात सुन में, या ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है मान लो, तो वो भी इससे डेराइव नहीं कर सकते। ये इसके ड्रॉबैक है, ठीक है। तो जैसे इसमें तो आपने भी पढ़ाई होगा तो याद होगा ही, इसमें सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, 2π√L/g आता है, तो वो डेराइव करना बड़ा आसान है। तो देखो देखो इससे कैसे आता है, उसको अप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूँ, ये मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और है छोटा सा पार्ट, कुछ नहीं, जो बता रहा हूँ वही करना है। वहां भी ऐसा ही दिया जाएगा आपको, है ना। तो आपको एक ऐसी चीजें बता देगा कि वो इस पे डिपेंड है, तो बताओ कि इसका नया फॉर्मूला क्या है। तो मतलब एक तरह से बड़ा कुछ सिंपल क्वेश्चन होता है और जिसके फ्री के मार्क्स से मान के चलो आप। तो यहाँ कहने का मतलब है टाइम पीरियड जो है ना इसका, मैं इसको टी ले लेता हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L⁴ G⁴B ऐसे करना होता है ना। तो यहाँ अच्छा एक चीज और है, इसमें जो कोई फिजिकल कांस्टेंट है मान लो, अगर वो उसकी यूनिट है तो वो इससे आप डेराइव नहीं कर सकते हो, है ना। यानी उस तरह के फॉर्मूले से आप नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ जो कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये हमारे पास में। तो टी का क्या करेंगे, टी को लिखेंगे हम लोग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया के, तो कांस्टेंट इसका मतलब नहीं, एल को क्या लिखोगे, है ना। और जी का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी L T⁴ टू पावर B। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, T⁴ ये के, यहाँ देखो L क्या हो गया, A+B, T⁴ क्या हो गया, -2B। कंपेयर करेंगे तो T⁴ L इस साइड क्या है, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या है, 0 है। ये मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L0T। तो यहाँ हो गया हमारे पास में A+B = 0 और 1 = हो गया -2B। तो B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, -½ तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू क्या हो गई, ½ रखो। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया मैंने के। तो L⁴ क्या रहा है, 1/2 और G⁴ क्या रहा है, 1/2। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया के, और ये हो गया L/G। अब ये के की वैल्यू आप इससे फाइंड नहीं कर सकते हो, यानी ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि के की वैल्यू क्या है। तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू क्या आता है, 2π, यानी टाइम पीरियड हो गया इसका 2π√L/G। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है ये। बस सुन में आई, यस सर। हेलो। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, तो उसको भी बता देता हूँ मैं आपको। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था एडवांस में। डायमेंशनल एनालिसिस का जो लिमिटेशंस और डायमेंशनल एनालिसिस, वो पढ़ लीजिएगा आप एक बार आपकी स्टेट बोर्ड की बुक से भी, या सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उससे पढ़ लीजिएगा।
लिख लिया ना? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। थर्ड पार्ट है इसका, जो कि काफी इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। एक मिनट। हाँ लिख लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका है डायमेंशन एनालिसिस का, वो है कन्वर्जन फैक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड conversion factor can be obtained by using dimensional analysis conversion factor can be obtained by using dimensional analysis. Conversion factor can be obtained by using dimensional analysis of a physical quantity between the two different system of units. Conversion factor can be obtained by using dimensional analysis of a physical quantity between the two different system of units. ठीक है, जैसे मैं जूल को, मतलब जैसे कि एम के सिस्टम है, इसको सीडीएस में लेके जाना है, एम के से सीडीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एम के में हमें मालूम है मास क्या होता है किलोग्राम में, सॉरी मतलब एम क्या मीटर है, के क्या है किलोग्राम है, एस क्या सेकंड है, सी में सेंटीमीटर है, जी में ग्राम है, एस में सेकंड है। तो जैसे मान लो 1 जूल को कन्वर्ट करना है अपने को, एक एग्जांपल मान लो 1 जूल। 1 जूल मतलब क्या, हमारे पास 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है, सीडीएस में लेके जाना है ना, यानी एम केस से किस में लेके जाना है, सीडीएस में। तो ये एम केस से हमें सीडीएस में लेके जाना है। क्लियर? तो करते क्या है, यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, इस मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है, सिंस मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n1 यहाँ जैसे कितना है, 1 है ना। तो क्या करेंगे पहले, इसमें ये हमारे पास में मान लो m के एस है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे दे देता हूँ, ये लिख लो पहले। लिख लिया?
एक मिनट। ओके, हो गया सर। अब यहाँ देखो, मैं नया उस पर चला जाता हूँ। तो ये एम के से, ये सी जी एस है, इसमें n1 इक्वल टू क्या है, 1 है ना। और क्या फॉर्मूला देखो यहाँ हमारे पास में, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो m1 इक्वल टू है 1 kg, यानी इसको लिखेंगे 1000 ग्राम केजी मीटर स्क्वायर, यानी L1 इक्वल टू है 1 मीटर, तो ये लिखेंगे 100 सेंटीमीटर सेकंड, यानी T1 इक्वल टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड रहेगा। सीजीएस की बात करेंगे तो N2 अपने को नहीं मालूम है, ये कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। और M2 क्या हो गया, 1 ग्राम है। L1 क्या है, 1 सेंटीमीटर है। और T1 क्या है, 1 सेकंड है। तो फॉर्मूला है हमारे पास में यहाँ N1 डायमेंशनल एनालिसिस का, तो क्या रहा है, तो ये है दरअसल M1 L1 का होल स्क्वायर T1 टू पावर -2 इक्वल टू N2 M2 L2 टू पावर 2 T2 पावर -2। तो N1 1 है, M1 1000 ग्राम, L1 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 1 सेकंड टू पावर -2 इक्वल टू N2 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 1 सेकंड पावर -2। आप यहाँ देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सब पड़ जाएगा, तो इधर क्या रहा देखो 1000 इंटू ये कितना हो गया 10 टू पावर 4 इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में N2, यानी N2 इक्वल टू आ गया 10 टू पावर 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ गया 1 जूल या 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरी क्वांटिटी को, इसको पूरे को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को, जैसे हम लोग इधर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं, जूल, 1 जूल बोल रहे हैं, उसी तरह होता है 1 अर्ग, यानी हो जाएगा 10 टू पावर 7 अर्ग, यानी 1 अर्ग इसको लिख दिया जाता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। तो चलो आज इतना ही करेंगे, ये आपका यूनिट और डायमेंशन वाला पार्ट हो गया, बचा है मेजरमेंट वाला पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं। ओके सर, बाय सर। ओके बाय बाय, लिख लो ये पहले। ये टॉपिक से बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो पढ़ाऊंगा मैं वापस से, क्योंकि अभी बोल दिया ना बोर्ड का पढ़ाना है वैसे एक्चुअल में एडवांस का ही लेक्चर था वैसे आज ही। एडवांस के लिए मेरे ख्याल से AP टू SC2 मतलब SC टू AP S1 में अलग अलग लग रहा है, तो अलग अलग ही क्लास लगवाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपका वेव ऑन स्ट्रिंग चल रहा है ना, नैतिक ये चल रहा है, तो वो वही कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा, तो वो अलग अलग करवा दूंगा मैं, है ना। तो मुझे बता दीजिएगा यहाँ तक हो गया, तो उसके आगे का पढ़ेंगे फिर हम लोग। सर स्ट्रिंग वेव्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो फिर साउंड वेव पढ़ेंगे।
क्लियर? हाँ, साउंड वेव के बाद में फिर हम लोग हीट एंड थर्मो की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड की क्लास नहीं लगवाऊंगा, मैं बोर्ड की क्लास एक्स्ट्रा अलग से लगवाऊंगा, उसमें जिसको बैठना है बैठ सकता है, तो बोर्ड का मैं अलग से लूंगा क्लास। और ये जे एडवांस का अब एक मान के चलो कि 12th का स्टार्ट हो गया नेक्स्ट वीक से, ठीक है? सर जो AC1 का बोर्ड का मिस हुआ वो आप सिखाओगे ना? हाँ हाँ, वो बोर्ड का मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए मैं अलग से एक क्लास लगवाऊंगा जिसमें आप मतलब SC2 SC1 वाले कॉमन आ सकते हैं। ये एक ऐसा लेक्चर में अलग से, मतलब 1 या 2 जो भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, कर लिया, लिख लेना आप लोगों ने, ओके ओके।